एक दौर ऐसा था जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक्शन, रोमांस और मेलोड्रामा ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चलती थी। इनके अलावा कुछ नया करने से फिल्म मेकर अक्सर कतराते थे। हालांकि 50 के दशक के फेमस डायरेक्टर नंदलाल जसवंत लाल ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था। उन्होंने एक ऐसी फिल्म बनाई थी जिसमें वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आए थे जिसमें दर्शकों को वो सब देखने को मिला जो वो चाहते थे। ये फिल्म बहुत हटकर बनाई गई थी और इंसान के बजाय ये एक जीव बेस्ड फिल्म थी। इस फिल्म का नाम था नागिन और ये फिल्म साल 1954 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म से पहले नाग नागिन पर कोई फिल्म नहीं बनाई गई थी। ये पहली फिल्म थी जिसमें नागिन की कहानी को पर्दे पर दिखाया गया था। ये वो समय था जब सांप के डसने का खौफ हर व्यक्ति के मन में होता था, लेकिन इस विषय पर फिल्म बनाने के बारे में डायरेक्टर नंदलाल जसवंत ने सोचा। डायरेक्टर नंदलाल जसवंत ने इस फिल्म के लिए एक्ट्रेस वैजंती माला और एक्टर के तौर पर प्रदीप कुमार को साइन किया था। एक इच्छाधारी नागिन की कहानी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। इस फिल्म का म्यूजिक भी बहुत बड़ा हिट रहा था, जिसने आगे आने वाली फिल्मों को और नई राह दिखाई थी। इस फिल्म का एक गाना बहुत मशहूर हुआ था जिसके बोल थे, मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार। डायरेक्टर नंदलाल जसवंत की नागिन के 22 साल के बाद एक और नागिन फिल्म बनाई गई। ये नागिन फिल्म साल 1976 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में दिखाया गया था कि नाग नागिन इंसान का रूप धारण करते हैं और कैसे नागिन नाग की मौत का बदला उन लोगों से लेती है जो लोग नाग की मौत के जिम्मेदार थे। इस फिल्म में सुनील दत्त, फिरोज खान, विनोद मेहरा, जितेंद्र, रेखा, मुमताज, रीना रॉय, योगिता बाली, संजय खान मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। ये वो फिल्म थी जिसने रीना रॉय का करियर बना दिया था, जो इस फिल्म में नागिन के रूप में नजर आई थी। ये फिल्म रिलीज के साथ ही सिनेमाघरों पर छा गई थी। इस फिल्म का निर्माण और निर्देशन राजकुमार कोहली ने शंकर मूवीज बैनर के तहत किया था। फिल्म नागिन में दिखाया गया था कि पूनम की रात को नाग नागिन को देखने के लिए जब कुछ दोस्त जंगल में जाते हैं तो उन्हें एक खूबसूरत लड़की के भेष में नागिन नाचते हुए दिखाई देती है, जो अपने नाग से प्यार जता रही है। एक शख्स नाग को गोली मार देता है, जिसके बाद इच्छाधारी नागिन सबको मारकर अपने पति की मौत का बदला लेती है। इस फिल्म को बनाने में लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च हुए थे, जो बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ रुपए कमाकर सुपर डुपर हिट साबित रही। इस फिल्म का तमिल सिनेमा में नैया नाम से रीमेक भी बनाया गया था। नागिन फिल्म से प्रेरित होकर आगे कई फिल्में और टीवी शोज भी बने हैं। लता मंगेशकर जी की आवाज में गाया गया एक गाना तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना बहुत बड़ा लोकप्रिय गाना साबित हुआ था। इस फिल्म के अन्य गानों को किशोर कुमार साहब, मोहम्मद रफी साहब, आशा भोसले, सुमन कल्याणपुर और महेंद्र कपूर जी ने अपनी सुरीली आवाज से संवारा था। इस फिल्म से जुड़ा एक और किस्सा मैं आपको बताता हूँ। इस फिल्म में रेखा और सुनील दत्त पर एक गाना शूट किया गया था। गीत के बोल थे, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर। इस गाने के लिए कई ड्रेसेस रिजेक्ट करने के बाद रेखा ने अपने लिए एक ड्रेस फाइनल की। किसी कारण से रेखा के गाने से पहले रीना रॉय और जितेंद्र पर तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना गाना शूट किया जाने लगा। गाने की शूटिंग के दौरान रेखा भी वहीं मौजूद थी। रेखा ने देखा कि रीना ने जो ड्रेस पहनी है वो उनकी ड्रेस से काफी अच्छी है, तो वो आग बबूला हो गई। रेखा सीधे फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर राजकुमार कोहली जी के पास पहुंची और उनसे कहा कि मेरी ड्रेस चेंज कीजिए। फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार कोहली जी ने हैरान होकर रेखा से कहा कि आपकी ड्रेस तो तैयार हो गई है, लेकिन रेखा ने साफ कह दिया कि उस ड्रेस में मैं शूटिंग नहीं करूंगी। आपने मुझसे अच्छी ड्रेस रीना राय को दी है, मुझे उससे अच्छी ड्रेस दीजिए, वरना किसी और से ये गाना आप शूट करवा लीजिए। रेखा का उन दिनों बहुत नाम हुआ करता था, कोई प्रोड्यूसर उनकी नाराजगी नहीं झेल सकता था। आखिरकार फिल्म के प्रोड्यूसर राजकुमार कोहली जी को रेखा की बात माननी पड़ी। डायरेक्टर राजकुमार कोहली के मन में जब इस फिल्म को बनाने का ख्याल आया तो उन्होंने पहले ये ऐलान किया था कि वो अपनी हीरोइन के अपोजिट फिल्म इंडस्ट्री के 5 बड़े विलन को साइन करेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना ये इरादा बदल दिया और 5 विलन की जगह 5 बड़े हीरो को साइन करके उन्होंने एक अलग ही इतिहास रच दिया था। रीना रॉय ने जब नागिन फिल्म साइन की थी तब उन्हें बॉलीवुड में आए हुए केवल 4 साल ही हुए थे। जब उन्हें इस फिल्म का प्रस्ताव मिला तो वो बेहद खुश हुई और खुशी खुशी इस फिल्म में खलनायिका बनने को राजी हो गई। शायद यही वजह रही कि ये फिल्म उनके करियर के लिए माइलस्टोन बन गई। रीना रॉय नागिन फिल्म में भले ही खलनायिका रही, लेकिन
वो दर्शकों की नजर में सुपरस्टार बन गई थी। लोगों ने उनके किरदार को सबसे ज्यादा पसंद किया। 70 के दशक के अगर सबसे बड़े सितारों की बात की जाए तो उनमें सुनील दत्त, फिरोज खान, संजय खान, विनोद मेहरा, प्रेमनाथ जैसे नाम शामिल थे। 1954 में आई फिल्म नागिन के बाद बॉलीवुड की यह दूसरी इच्छाधारी नागिन के कॉन्सेप्ट पर बनी फिल्म थी, जिसमें एक दो नहीं बल्कि 11 मल्टी स्टार्स ने काम किया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने सारे दिग्गज सितारों से भरी नागिन फिल्म आज भी रीना रॉय के नाम से जानी जाती है। जब भी इस फिल्म की बात की जाती है तो सबसे पहले नागिन बनी रीना रॉय का चेहरा ही सामने आता है। सुनील दत्त और जितेंद्र ने मिलकर राजकुमार कोहली को रीना रॉय का नाम सुझाया था। इस फिल्म के ब्लॉकबस्टर साबित हो जाने के बाद निर्देशक राजकुमार कोहली की रीना रॉय एक फेवरेट एक्ट्रेस बन गई थी। फिल्मों से रिटायर होने से पहले राजकुमार कोहली ने रीना रॉय के साथ बहुत सारी फिल्मों में काम किया और वो सारी फिल्में लगभग सुपरहिट साबित रही थी। साल 1976 में रिलीज हुई नागिन कई मायनों में हिंदी सिनेमा जगत की माइलस्टोन मूवी है। इच्छाधारी नाग नागिन के कॉन्सेप्ट पर बनने वाली ये पहली मल्टी स्टारर फिल्मों में से एक थी जिसने इतनी बड़ी सफलता हासिल की थी। हम अक्सर ये सुनते रहे हैं कि बॉलीवुड फिल्मों में हॉलीवुड फिल्मों के म्यूजिक को इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल भारतीय फिल्मों में ही अंग्रेजी गाने बैकग्राउंड में चलाए जाते हैं। हॉलीवुड फिल्मों में भी हमारी कई हिंदी फिल्मों के गाने बैकग्राउंड म्यूजिक के रूप में चलाए जाते हैं। ऐसी ही एक फिल्म है साल 2004 में आई एटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड, जिसमें नागिन फिल्म का टाइटल ट्रैक तेरे संग प्यार में नहीं छोड़ना ये गाना उसके बैकग्राउंड में सुनाई देता है। नागिन फिल्म की कहानी लिखी थी राजेंद्र सिंह आतिश ने और इस फिल्म के डायलॉग लिखे थे इंद्र राज आनंद ने, जबकि फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा था चरण दास शोख और जग्गी रामपाल ने। लेकिन नागिन फिल्म की कहानी साल 1968 में रिलीज हुई फ्रेंच फिल्म द ब्राइड वार ब्लैक से प्रेरित होकर लिखी गई थी। लेखक राजेंद्र सिंह आतिश ने इसी फिल्म को देखने के बाद हिंदी में ये कहानी लिखी थी और इसमें उन्होंने नागिन का ऑल टाइम हिट तड़का लगा दिया था, जो अल्टीमेटली सुपरहिट होना ही था। साल 1981 में राजकुमार कोहली ने नागिन फिल्म का सीक्वल बनाने की भी घोषणा की थी। इस फिल्म के लिए राजकुमार कोहली ने लौट आई नागिन नाम से ऐलान किया था। शत्रुघ्न सिन्हा, ऋषि कपूर, रीना रॉय, रंजीता, राकेश रोशन और कुमार गौरव जैसे कलाकारों को इस फिल्म के लिए साइन भी कर लिया था, लेकिन ये फिल्म कभी नहीं बन पाई। नागिन फिल्म में 70 के दशक के कई बड़े सितारे एक साथ काम कर रहे थे। उस जमाने में इतने बड़े स्टार्स को एक साथ साइन करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन राजकुमार कोहली ने भारी भरकम रकम खर्च करके ये कारनामा करके दिखाया था। फिल्म में एक्ट्रेस मुमताज़ ने भी काम किया था, जिसमें वो राज यानी कि फिरोज खान की फियांसे राजकुमारी के किरदार में दिखी थी। नागिन फिल्म जब शुरू होती है तो इसमें क्रेडिट्स में इसे मुमताज़ की आखिरी फिल्म बताया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। नागिन के बाद मुमताज़ ने आईना नाम की एक फिल्म में भी काम किया था, जो साल 1977 में रिलीज हुई थी। नागिन फिल्म में संजय खान का किरदार सूरज नाम से है। फिल्म में सूरज की एक बेटी भी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नागिन फिल्म में सूरज की बेटी का रोल निभाया है मास्टर बिट्टू ने, जो 70 और 80 के दशक में एक पॉपुलर चाइल्ड आर्टिस्ट था और ये लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है जिसने लड़की बनकर इस फिल्म में रोल किया है। इसके अलावा नागिन ही एक ऐसी फिल्म है जिसमें क्रेडिट्स में संजय खान का पूरा नाम यानी कि संजय खान लिखा हुआ है। नागिन से पहले संजय खान ने जिन फिल्मों में काम किया था उन सभी फिल्मों में क्रेडिट्स में उनका नाम केवल संजय लिखा गया था। नागिन फिल्म में रेखा के किरदार का नाम सुनीता है और सुनीता विजय यानी कि सुनील दत्त की फियांसे है। नागिन फिल्म के लिए जब पहली दफा रेखा को राजकुमार कोहली ने अप्रोच किया था, उस वक्त वो रेखा को नागिन का रोल देना चाहते थे, लेकिन रेखा ने नागिन का रोल निभाने से मना कर दिया। हालांकि वो इस फिल्म में काम ज़रूर करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने राजकुमार कोहली से सुनील दत्त की फियांसे का किरदार निभाने की बात कही। राजकुमार कोहली ने रेखा को वो किरदार दे भी दिया था। दरअसल सुनील दत्त फिल्म के लीड हीरो थे और कहानी के मुताबिक आखिर में वही जिंदा रहते हैं, इसलिए रेखा ने सुनील दत्त के अपोजिट वाला किरदार की डिमांड की। लेकिन जब नागिन रिलीज हुई तो इतनी ज़बरदस्त हिट हुई और रेखा को नागिन का रोल छोड़ने का पछतावा भी बहुत हुआ था। इस फिल्म के बाद रेखा ने एक फिल्म की थी, नागिन ही उसमें बनी थी,
जिस फिल्म का नाम था शेषनाग, लेकिन वो फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी, डायरेक्टर राजकुमार कोहली ने ट्रेजेडी किंग यानी कि दिलीप कुमार साहब की पत्नी सायरा बानो को नागिन का किरदार ऑफर किया था। सायरा बानो को इस फिल्म की कहानी भी बहुत पसंद आई थी, लेकिन उन्होंने ये कहकर नागिन में काम करने से इनकार कर दिया था कि अपने करियर के आखिरी वक्त पर वो किसी नेगेटिव किरदार को निभाना नहीं चाहती हैं, और इस तरह से सायरा बानो ने नागिन फिल्म छोड़ दी थी। हालांकि सायरा बानो को नागिन फिल्म की रिलीज होने के बाद इस बात का अफसोस भी हुआ था। सुपरस्टार रणबीर कपूर की माताश्री नीतू सिंह जी, उनको भी राजकुमार कोहली ने नागिन का रोल ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने भी इस रोल को ठुकरा दिया था। एक्ट्रेस योगिता बाली को भी राजकुमार कोहली ने नागिन का रोल ऑफर किया था, लेकिन योगिता बाली ने ये कहकर इस किरदार को निभाने से मना कर दिया था कि अगर मैंने ये किरदार निभाया तो मेरा करियर ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रीना राय ने जब ये किरदार निभाया था तो उनका करियर ख़त्म होने की बजाय उल्टा बन गया था, और बहुत बड़ी सुपरस्टार रीना रॉय इस फिल्म से बन गई थी। नागिन फिल्म में जितेंद्र ने नाग का रोल निभाया था। नागिन के रिलीज होने के बाद जितेंद्र ने कई दफ़ा ये बात कही थी कि नागिन में उनका जो किरदार था वो एक एवरेज किरदार था, लेकिन चूंकि राजकुमार कोहली से उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो उन्हीं ताल्लुकात का ख्याल रखते हुए जितेंद्र ने नाग का रोल करना स्वीकार किया था। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि राजकुमार कोहली ने पहले जितेंद्र को किरण का रोल ऑफर किया था, जो अभिनेता अनिल धवन ने निभाया था। लेकिन जितेंद्र को जब पता चला कि किरण नाम का जो किरदार है वो बाकी हीरोज से कम फुटेज वाला है, तो जितेंद्र ने वो किरदार निभाने से मना कर दिया था। नागिन फिल्म में कबीर बेदी का निभाया हुआ किरदार, जिसका नाम था उदय, वो एकलौता एक ऐसा किरदार था जिसे अनिल धवन के निभाए हुए किरदार से भी कम फुटेज दी गई थी। राजकुमार कोहली ने उदय के रोल के लिए पहले राकेश रोशन को अप्रोच किया था, लेकिन राकेश रोशन ने ये रोल करने से मना कर दिया था, और फाइनली ये किरदार कबीर बेदी के हाथ में लगा था। नागिन फिल्म में कबीर बेदी के अपोजिट एक्ट्रेस नीलम मेहरा नजर आई थी। फिल्म में नीलम मेहरा के किरदार का नाम शीला है, जो उदय की पत्नी है। ये किरदार काफ़ी बोल्ड है, और नीलम मेहरा ने इस किरदार में काफ़ी एक्सपोजर भी दिया है। लेकिन नीलम से पहले राजकुमार कोहली ने इस किरदार के लिए अभिनेत्री बिंदिया गोस्वामी को अप्रोच किया था। शुरू में तो बिंदिया गोस्वामी को फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई थी, मगर जब उन्हें पता चला कि शीला के कैरेक्टर में उन्हें बहुत एक्सपोजर करना होगा, तो उन्होंने नागिन में काम करने से इनकार कर दिया था। नागिन फिल्म में भले ही जितेंद्र ने केवल राजकुमार कोहली से अपनी दोस्ती के चलते काम किया हो, लेकिन नाग के इस किरदार ने एक वर्सेटाइल एक्टर के तौर पर जितेंद्र को बॉलीवुड में स्टैब्लिश कर दिया था। हालांकि जितेंद्र इस रोल के लिए राजकुमार कोहली की पहली पसंद नहीं थे। सबसे पहले राजकुमार कोहली ने नागिन फिल्म के नाग वाले रोल के लिए राजकुमार को साइन करने की बात कही थी। राजकुमार के साथ राजकुमार कोहली की बात नहीं बन पाई थी। उनके बाद राजकुमार कोहली ने विनोद खन्ना को भी नाग वाला रोल ऑफर किया था, लेकिन विनोद खन्ना सांपों के साथ शूटिंग नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भी ये रोल करने से मना कर दिया था। तब जाकर कोहली साहब ने जितेंद्र को इस रोल के लिए साइन किया था। नागिन फिल्म में सुनील दत्त ने विजय का रोल निभाया है। फिल्म में विजय ही सांपों पर रिसर्च कर रहा होता, लेकिन विजय के इस रोल के लिए सबसे पहले धर्मेंद्र को अप्रोच किया गया था। विजय के रोल के लिए राजकुमार कोहली की पहली पसंद सिर्फ धर्मेंद्र ही थे। वो उन्हीं को लेकर फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि उन दिनों धर्मेंद्र बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे, बहुत बड़े सुपरस्टार थे उस वक्त धर्मेंद्र, उनके पास इतनी सारी फिल्में होती थी कि वो दिन और रात दोनों समय शूटिंग करते थे। इसी वजह से उन्होंने इस फिल्म को मना कर दिया था, और फाइनली ये किरदार सुनील दत्त साहब के हाथों में गया था। नागिन बनी रीना रॉय की ये पहली मेजर हिट फिल्म थी। यूं तो रीना रॉय का करियर साल 1972 में आई फिल्म जरूरत से शुरू हो गया था। नागिन से पहले रीना रॉय जंगल में मंगल, जैसे को तैसा, गूंज, मदहोश, जख्मी, उम्र कैद, वरदान और बारूद जैसी लगभग 15 फिल्मों में काम कर चुकी थी। लेकिन नागिन जैसी कामयाबी उन्हें पहले कभी नहीं मिली थी, और ये फिल्म रीना रॉय के करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट भी साबित हुई थी। जिस वक्त रीना रॉय ने नागिन फिल्म में काम किया था, उस वक्त उनकी उम्र केवल 21 साल की थी, और इस फिल्म नागिन ने रीना रॉय की पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी थी। दरअसल नागिन टॉप एक्ट्रेसेस को ऑफर की गई थी, लेकिन नेगेटिव किरदार होने की वजह से इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। रीना रॉय की मां को भी डर था कि नागिन के बाद उसकी इमेज खराब हो जाएगी, पर रीना रॉय ने कहा था कि वो पेड़ों के इर्द गिर्द घूमते हुए एक्टिंग करते हुए बोर हो चुकी हैं, वो कुछ अलग करना चाहती है, इसलिए उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया
और इस फिल्म को करने के लिए उन्होंने हामी भरती थी। रीना रॉय आगे बताती हैं कि वो राजकुमार कोहली जी का धन्यवाद देना चाहती हैं, डांस मास्टर कमल जी को और भानु अथैया जी के खूबसूरत कॉस्ट्यूम के लिए वो बहुत आभारी हैं। रीना रॉय कहती है कि वो बहुत फूडी किस्म की लड़की हैं जो कभी भी स्लिम ट्रिम होने में विश्वास नहीं करती है, लेकिन नागिन फिल्म के लिए रीना रॉय को डाइट भी करनी पड़ी थी, अपने आप को स्लिम ट्रिम करना पड़ा था, जबकि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। नागिन फिल्म के बाद फैंस उनके प्यार में पागल हो गए थे। रीना रॉय ने एक इंटरव्यू में बताया था कि फैंस की भीड़ उनके घर के बाहर जमा रहती थी, पुलिस वाले बंदूक लिए उनके घर के बाहर सुरक्षा के लिए खड़े रहते थे, अक्सर फैंस उन्हें खून से लिखे खत भेजा करते थे और ढेर सारे मैरिज प्रपोजल भी रीना रॉय को उस दौरान मिल गए थे। नागिन फिल्म के लिए रीना रॉय को फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। रीना ने अपने फिल्मी करियर में 100 से ज्यादा फिल्में की हैं। 1983 में पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान के साथ शादी के बाद रीना ने फिल्मी दुनिया से दूरियां बना ली थी। वहीं बात करते हैं राजकुमार कोहली साहब की, जो इस फिल्म के निर्देशक थे, निर्माता थे। एक निर्देशक के तौर पर नागिन उनकी दूसरी फिल्म थी। इससे पहले राजकुमार कोहली ने कहानी हम सब की नाम से एक फिल्म डायरेक्ट की थी, लेकिन ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी। नागिन उनकी दूसरी ही फिल्म थी और ये बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। एक निर्देशक के तौर पर उनकी दूसरी फिल्म इतनी बड़ी हिट हो जाना, ये वाकई में एक किस्मत की बात है और एक मेहनत की बात है जो राजकुमार कोहली साहब ने की थी, क्योंकि इतने बड़े स्टार्स को लेके अपनी दूसरी फिल्म बना पाना बहुत काबिले तारीफ है, जिसके लिए राजकुमार कोहली साहब की तारीफ करना तो बनता है। कई ऐसे कलाकार रहे हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा में नाग और नागिन के किरदार को बखूबी तरीके से निभाया है। एक्ट्रेस श्रीदेवी ने नागिन के किरदार में हर किसी को बहुत प्रभावित किया था। बेशक आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन साल 1986 में आई फिल्म नगीना में उन्होंने एक बेहतरीन रोल प्ले किया था, जिसके लिए वो हमेशा याद की जाएंगी। इस मूवी में नागिन के रोल में अपनी दमदार एक्टिंग के चलते श्रीदेवी ने हर किसी का दिल आसानी से जीत लिया था। साल 1986 में आई ये फिल्म साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी, जिसका निर्माण और निर्देशन हरमेश मल्होत्रा साहब ने किया था। इसकी पटकथा रवि कपूर ने लिखी थी और कहानी जगमोहन कपूर ने लिखी थी। फिल्म नगीना ने साल 1986 में सिनेमा घरों में कामयाबी के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इस मूवी में श्रीदेवी, ऋषि कपूर और अमरीश पुरी साहब नजर आए थे। इसकी कहानी में सपेरा बने अमरीश पुरी नागमणि की तलाश करते हैं, जो कि बाकी नाग नागिन बेस्ड मूवी से बहुत अलग थी। फिल्म में श्रीदेवी ने रजनी नाम की एक नागिन की भूमिका निभाई थी, जो एक दुष्ट के हाथों अपनी पति का मौत का बदला लेने के लिए एक इंसान से शादी करती है। इसमें ऋषि कपूर, अमरीश पुरी, सुषमा सेठ, प्रेम चोपड़ा नजर आए थे। इस फिल्म में दर्शकों को श्रीदेवी की एक्टिंग और एक गाना मैं तेरा दुश्मन दुश्मन तू मेरा बहुत पसंद आया था। इससे पहले जितने भी नाग नागिन बेस्ड फिल्में बनी थी, उनमें नगीना सबसे अच्छी मूवी बताई जाती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी को फर्स्ट फीमेल सुपरस्टार ऐसे ही नहीं कहा जाता। वो एक ऐसी अदाकारा थी जो अपने हर किरदार में पूरी तरह से जान डाल देती थी। यही कारण था कि जब भी श्रीदेवी स्क्रीन पर दिखाई देती थी तो हर कोई बस उन्हें देखता ही रह जाता था। फिल्मों को लेकर अक्सर कहा जाता है कि अगर हीरो हीरोइन यानी कि को स्टार की केमिस्ट्री बढ़िया हो तो वो पर्दे पर भी नजर आती है, लेकिन नगीना फिल्म का इस तर्क से कोई वास्ता नहीं है। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान श्रीदेवी और ऋषि कपूर बिल्कुल भी बात नहीं करते थे। दोनों एक दूसरे से सिर्फ डायलॉग्स ही बोलते थे, इसके अलावा उनके बीच में कोई बातचीत नहीं होती थी। हमेशा एक चुप्पी बनी रहती थी। ऋषि कपूर ने कहा था कि हम दोनों एक सीन कर रहे थे जिसमें एकदम करीब रहना था, अचानक शूटिंग रुक गई, पता चला कि कैमरे की रील खत्म हो गई है, शूटिंग अटक गई। श्रीदेवी और ऋषि कपूर दोनों लाइटिंग और पूरे क्रू के साथ बहुत देर तक उसी पोजीशन में खड़े रहे। कैमरामैन ने रील लोड करना शुरू किया। श्रीदेवी और ऋषि कपूर दोनों एक अजीब सी चुप्पी के साथ वैसे ही खड़े थे। तब श्रीदेवी ने अचानक ऋषि कपूर की तरफ देखा और धीमी सी आवाज में कहा कि मैंने आपकी फिल्म खेल खेल में 4 बार देखी है। ऋषि कपूर ये बात सुनकर बेहद खुश हुए और ऋषि कपूर ने कहा, शुक्रिया, आप भी बहुत अच्छा डांस करती हैं। पूरी फिल्म में ऋषि कपूर और श्रीदेवी के बीच बस इतनी सी ही बातचीत हुई थी। इसके अलावा सिर्फ डायलॉग बोलते थे और कोई बातचीत उनके बीच में नहीं हुई थी। साल 1986 की नवंबर के हल्की सर्दी भरे दिन थे जब ऋषि कपूर और श्रीदेवी की फिल्म
नगीना रिलीज हुई थी। इस फिल्म के रिलीज से पहले लोगों को इस फिल्म से कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। श्रीदेवी तब तक अपने अभिनय का परिचय तो दे चुकी थी, मगर इतनी बड़ी मेगा स्टार वो नहीं बन पाई थी। और साथ ही ऋषि कपूर जो इस फिल्म के लीड एक्टर थे, उनका करियर भी थोड़ा बहुत डगमगाया सा चल रहा था। उस जमाने में वीसीआर आने से सिनेमा घरों का धंधा बुरी तरीके से चौपट हो गया था, क्योंकि लोग वीसीआर पर पायरेटेड कैसेट से फिल्में देखने लगे थे और उन्होंने सिनेमा घरों में जाना लगभग बंद कर दिया था। बॉलीवुड के जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हुआ करते थे, वो उस जमाने में टीवी पर आ गए थे, जैसे बी आर चोपड़ा साहब, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई थी। रामानंद सागर साहब बहुत बड़े डायरेक्टर थे अपने ज़माने के। बी आर चोपड़ा साहब महाभारत लेकर आए थे और रामानंद सागर साहब ने रामायण बनाई थी। यहाँ तक कि शोले जैसी महा ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाने वाले रमेश सिप्पी भी बड़े पर्दे का मोह छोड़कर छोटे पर्दे पर बुनियाद सीरियल के माध्यम से टीवी पर अपना दमखम दिखाने आ गए थे। इनके जैसे और भी कई प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे जिन्होंने अपना पैसा टीवी पर लगाना शुरू कर दिया था। बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के ऑफिस पर ताले लग गए थे। वो एक ऐसा दौर था जैसा बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री ने उससे पहले कभी नहीं देखा था। भारतीय ऑडियंस श्रीदेवी को पहचानती तो थी, लेकिन उनके टैलेंट को ठीक से उन्होंने पहचाना नहीं था। उस दौर की सभी फिल्मों की तरह इस फिल्म को भी इक्का दुक्का लोग ही सिनेमा पर देखने गए थे। लेकिन जब ऑडियंस फिल्म देखकर बाहर निकली तो वो इस फिल्म से इतनी ज्यादा प्रभावित हुई थी कि उन्होंने एक दूसरे को इस फिल्म को देखने के लिए रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी, जिसको माउथ रिकमेंडेशन बोला जाता है। और उस माउथ रिकमेंडेशन से इस फिल्म की जो ऑडियंस थी वो इतनी खचाखच सिनेमाओं में भर गई कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हो गई। फिर जैसे बॉलीवुड को पुनर्जन्म जैसा मिल गया हो और एक बार फिर से लोग सिनेमा की तरफ रुख करना शुरू कर चुके थे। इस फिल्म के माध्यम से एक बार फिर से जो बॉलीवुड ऑडियंस थी वो विद फैमिली सिनेमा की तरफ जानी शुरू हो गई थी। हिंदी सिनेमा जगत में सांपों को लेकर बहुत सारी फिल्में बनाई गई हैं। इन फिल्मों में सबसे ज्यादा जिस फिल्म की लोग सराहना करते हैं वो है श्रीदेवी की फिल्म नगीना। ये फिल्म साल 1986 में रिलीज हुई थी, जिसमें श्रीदेवी ने नागिन का किरदार निभाया था। लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि इस रोल को करने के लिए श्रीदेवी की आंखें हमेशा के लिए खराब होने की कगार पर पहुंच गई थी। नगीना फिल्म में श्रीदेवी का नाम रजनी था, जो कि एक नागिन भी थी। नागिन बनने के लिए श्रीदेवी अलग अलग रंग के लेंस का इस्तेमाल करती थी। बार बार लेंस बदलने से श्रीदेवी की आंखों पर खराब असर पड़ने लगा था। यहाँ तक कि डॉक्टरों ने उन्हें हिदायत दी थी कि अगर वो वापस लेंस का इस्तेमाल करेंगी तो उनकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। ऐसा कहा जाता है कि श्रीदेवी हमेशा आंखों में दवाई डालती रहती थी। इस फिल्म में श्रीदेवी के अभिनय को लोगों ने बहुत पसंद किया था। साथ ही फिल्म में उनकी आंखों के बदलते हुए रंग को देखकर कई बार तो ऑडियंस घबरा जाती थी। नगीना फिल्म के गानों को कोरियोग्राफ करने वाली डांस डायरेक्टर सरोज खान भी श्रीदेवी की इस लगन को देखकर नतमस्तक हो गई थी। सरोज खान ने एक बार कहा था कि शूटिंग की वजह से श्रीदेवी घंटों घंटों तक लेंस पहने रहती थी। इस वजह से कई बार उनकी आंखें एकदम लाल पड़ जाती थी, लेकिन बिना किसी शिकायत किए वो अपने हिस्से की शूटिंग निपटाती थी। मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा गाने की शूटिंग करते वक्त एक पल ऐसा आया था जब लेंस की वजह से श्रीदेवी को बिल्कुल दिखना बंद हो गया था, लेकिन उनके परफेक्ट स्टेप्स और एक्सप्रेशंस देखकर कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर सकता है। भैरवनाथ बने अमरीश पुरी नागमणि के लालच में जो धुन बजाया करते थे वो आज एक कल्ट धुन बन चुकी है। बारातों से लेकर टीचर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम तक लोग उस पर नाचते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस धुन से बीट मैच करना इतना आसान नहीं था। सरोज खान चाहती थी कि इस धुन पर श्रीदेवी बिल्कुल सांप की तरह नाचे। सरोज खान ने श्रीदेवी को घुटनों के बल उठने और बैठने वाले बहुत सारे डांस स्टेप सिखाए थे। कई स्टेप्स में श्रीदेवी को सिर्फ घुटनों की मदद से उठना था, जैसे सांप जब जमीन से उठते हैं ठीक उसी तरह। और श्रीदेवी ने इन सभी डांस स्टेप्स को बहुत ही लगन और मेहनत से बेहतरीन ढंग से परफॉर्म किया था। श्रीदेवी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें खुद को गाने में ऐसा दिखाना था जैसे वो पूरी तरह से असहाय है। श्रीदेवी उस धुन में बंधी हुई है और चुनौती ये थी
कि ये सब बिना एक लाइन या बिना डायलॉग के करके दिखाना था। श्रीदेवी ने खुद को उस धुन के हवाले कर दिया और अपनी बॉडी से एक्सप्रेशन देने की कोशिश करती रही। श्रीदेवी की उस परफॉर्मेंस के लोग दीवाने हो गए थे, लेकिन श्रीदेवी ने उस किरदार को मिली तारीफ का सारा श्रेय डांस डायरेक्टर सरोज खान को दिया था। श्रीदेवी ने कहा था कि सरोज खान के डांस के बिना मेरी कोई भी फिल्म इतनी बड़ी हिट नहीं हो सकती थी। श्रीदेवी और सरोज खान के बीच हमेशा से अच्छी बॉन्डिंग रही थी, लेकिन नगीना फिल्म के दौरान दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी। हालांकि बाद में दोनों के बीच मनमुटाव की खबरें भी आई थी, लेकिन दोनों के बीच जल्द ही सुलह हो गई थी और दोनों ने एक साथ मिस्टर इंडिया, कर्मा और भी कई सारी फिल्में एक साथ की थी। इस फिल्म से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह थी कि इस फिल्म के लिए श्रीदेवी को असली सांपों के साथ शूटिंग करनी थी। वो एक नागिन बनी थी, इसलिए सांपों का फिल्म में होना तो लाजमी था, लेकिन श्रीदेवी ने सांपों के साथ स्टंट करने से भी कोई गुरेज नहीं किया था। नगीना फिल्म के बाद श्रीदेवी की एक और फिल्म आई थी जिसमें उन्होंने नागिन का किरदार निभाया था। इस फिल्म का नाम था निगाहें। इस फिल्म में श्रीदेवी के अलावा सनी देओल और अनुपम खेर थे। अनुपम खेर ने इसमें गोरखनाथ का किरदार निभाया था, जो कि अमरीश पुरी यानी कि भैरवनाथ का छोटा भाई होता है। फिल्म निगाहें के बाद निर्माताओं ने फिल्म का तीसरा पार्ट भी बनाने की प्लानिंग की थी और इस फिल्म का नाम रखा गया था नगमे, लेकिन ये फिल्म कभी बन नहीं पाई थी। नगीना फिल्म 28 नवंबर 1986 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म का निर्माण और निर्देशन हरमेश मल्होत्रा साहब ने किया था। नगीना फिल्म साल 1986 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म थी। सबसे पहले स्थान पर थी सुभाष घई की फिल्म कर्मा। इस फिल्म का म्यूजिक उस साल काफी पॉपुलर हुआ था। फिल्म में 5 गाने थे और सभी गाने सुपरहिट हुए थे। इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने मिलकर कंपोज किया था। जब यह फिल्म सुपरहिट हो गई तो श्रीदेवी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने कई डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, लेकिन हरमेश मल्होत्रा एक बहुत ही अलग तरह के डायरेक्टर हैं जो अपने एक्टर्स की परवाह भी करते हैं। शूटिंग के दौरान एक दिन श्रीदेवी ने उनसे कहा कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो हरमेश मल्होत्रा ने तुरंत शूटिंग कैंसिल कर दी थी, जिससे श्रीदेवी बहुत प्रभावित हुई थी। कई बार ऐसा होता है कि रोल किसी के लिए लिखा जाता है और मिल किसी और को जाता है। इसके पीछे कई बातें और इत्तेफाक भी होते हैं। नगीना फिल्म के लिए पहले जया प्रदा को अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्हें सांपों से बहुत डर लगता था। लेकिन रोल के हिसाब से उन्हें सांपों के साथ बहुत सारे सीन्स और गाने भी करने थे। इस वजह से उनके साथ ये बात नहीं बन पाई और उन्होंने ये फिल्म करने से मना कर दिया। लेकिन हरमेश मल्होत्रा ने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उनको अपनी कहानी पर भरोसा था और उन्होंने किसी और हीरोइन को तलाश करने की अपनी जो जद्दोजहद थी वो शुरू कर दी। इस बार हरमेश मल्होत्रा श्रीदेवी के पास पहुंचे। उन दिनों श्रीदेवी बीमार चल रही थी। जिस दिन हरमेश मिलने पहुंचे वो बुखार में पड़ी हुई थी। उन्होंने तपते बुखार में ही इस फिल्म की कहानी पढ़ी और पढ़ते ही इसको करने की हामी भर दी। नगीना की कहानी न सिर्फ श्रीदेवी को पसंद आई थी, बल्कि उनकी मम्मी को भी ये फिल्म की कहानी बहुत पसंद आई थी। उनकी मम्मी राजेश्वरी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये श्री की पहली असली हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म है और उनकी मम्मी को पता था कि उनकी बेटी इस रोल को बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाएगी। इसलिए उनकी माँ ने नाचने, गाने और मारधाड़ वाली सभी फिल्मों को कैंसिल करवा दिया था और श्रीदेवी से कहा था कि वो सिर्फ नगीना फिल्म पर फोकस करे। श्रीदेवी पहली बार ऐसी फिल्म करने जा रही थी, इसलिए उन्होंने जमकर इस रोल की तैयारी करनी शुरू कर दी थी। उन्होंने इस फिल्म में इतनी दमदार परफॉर्मेंस दी थी कि दर्शक रीना रॉय की फिल्म नागिन को भी भूल गए थे। श्रीदेवी की यह फिल्म उनके करियर की सबसे ज्यादा सफल फिल्मों में से एक बन गई थी। इस फिल्म में श्रीदेवी की एक्टिंग ने उन पैमानों को छू लिया था जिसका मुकाबला बाद में कोई हीरोइन नहीं कर सकी थी। बिना कोई डायलॉग बोले सिर्फ आंखों से ऐसे डरावने एक्सप्रेशन देना कोई मामूली बात नहीं होती है। तब ना तो कोई वीएफएक्स होता था, ना हरे पर्दे वाला क्रोमा कपड़ा होता था। बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों को डरावना बनाने के लिए श्रीदेवी ने लेंस पहने थे। इतना ही नहीं, श्रीदेवी ने कोरियोग्राफर सरोज खान से नागिन डांस भी सीखा था। इसके बाद तो श्रीदेवी ऐसी नाची कि नागिन डांस का ट्रेंड ही चल गया था। फिल्म का गाना मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा बहुत पॉपुलर हुआ था और श्रीदेवी का डांस आज भी उनके श्रेष्ठ डांस में गिना जाता है। उस समय इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 9 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। फिल्म के डायरेक्टर हरमेश मल्होत्रा अपनी हर फिल्म में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अजीत को जरूर लिया करते थे, लेकिन जब नगीना फिल्म बन रही थी
तो उस समय वो संन्यास ले चुके थे, इसलिए फिल्म में अजीत को ऋषि कपूर के स्वर्गीय पिता के तौर पर दिखाया गया था और कई सीन में उनकी फोटो भी देखने को मिल जाती है। इस फिल्म का क्लाइमैक्स डांस सीक्वेंस मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा श्रीदेवी का सबसे फेवरेट डांस नंबर है। श्रीदेवी ने इस गाने के बारे में भी एक खुलासा किया था कि ये गाना फिल्म की शूटिंग के सबसे आखिरी दिन शूट हुआ था। ठीक एक दिन पहले फिल्म के डायरेक्टर हरमेश मल्होत्रा ने कोरियोग्राफर सरोज खान और श्रीदेवी को अगले दिन सुबह 7 बजे सेट पर आने के लिए कहा था, जबकि श्रीदेवी उस दिन सुबह 6:30 बजे ही पहुंच गई थी। शूटिंग का आखिरी दिन होने की वजह से क्रू मेंबर्स और फिल्म की टीम ने पूरे सेट को तोड़ दिया था, इसलिए फिल्म का क्लाइमैक्स डांस सीक्वेंस श्रीदेवी को सिर्फ एक दीवार के सामने ही करना पड़ा था। फिल्म में श्रीदेवी की बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड की तरफ से एक स्पेशल अवार्ड भी दिया गया था। नगीना फिल्म की रिलीज के बाद श्रीदेवी उन हीरोइंस की कैटेगरी में पहुंच गई थी जो अपने कंधों पर फिल्म चला सकती थी। इस फिल्म ने श्रीदेवी के करियर को उन ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था जहां पहुंचना उनकी समकालीन हीरोइनों के लिए एक सपने जैसा होता था। श्रीदेवी की परफॉर्मेंस की तारीफ हुई और कमर्शियल तौर पर भी नगीना ने सफलता के झंडे गाड़ दिए थे। नगीना के पार्ट 1 की अपार सफलता के 3 साल बाद इस फिल्म के मेकर्स ने इसका दूसरा पार्ट बनाया जिसका नाम था निगाहें, जो शायद आधिकारिक तौर पर बॉलीवुड की पहली सीक्वल फिल्म थी। इस फिल्म में नगीना की तर्ज पर ही निगाहें की कहानी को आगे बढ़ाया गया था। साथ ही इस फिल्म में श्रीदेवी के अलावा सभी किरदारों को बदल दिया गया था। निगाहें फिल्म में अनुपम खेर साहब ने विलन का किरदार निभाया था। हरमेश मल्होत्रा द्वारा निर्देशित ये फिल्म साल 1989 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। पहले पार्ट की तरह निगाहें फिल्म को भी लोगों ने काफी पसंद किया था। आज भी लोग इस फिल्म को बड़े चाव से देखना पसंद करते हैं। हालांकि ये एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है कि इस फिल्म को दर्शक टीवी पर या इंटरनेट पर देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन जब ये फिल्म सिनेमा घर पर रिलीज हुई थी तो ये फिल्म ज्यादा कमाल नहीं कर पाई थी। अनुपम खेर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि नगीना बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पहली बार उसका सीक्वल निगाहें बन रहा था। जब अनुपम खेर साहब को नगीना के सीक्वल यानी कि निगाहें में काम करने का मौका मिला तो वो बेहद खुश हुए थे, क्योंकि पहली फिल्म में अमरीश पुरी मर जाते हैं। इस फिल्म में अनुपम खेर उनके शिष्य बनकर आते हैं। वो अमरीश पुरी के अभिनय के कायल थे और जब उन्हें अमरीश पुरी साहब की जगह रोल ऑफर हुआ तो उन्होंने सोच लिया था वो ऐसा काम करेंगे कि लोग उन्हें देखकर अमरीश पुरी साहब को भूल जाएंगे। अनुपम खेर ने बताया कि हमने जोश जोश में शूटिंग की और डबिंग के वक्त मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और उनके मुंह से निकला, अरे ये क्या एक्टिंग कर दी मैंने। उन्हें लगा कि इस फिल्म में तो मैंने बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग कर दी है। निगाहें फिल्म में अपना अभिनय देखकर अनुपम खेर ने अपना सिर पकड़ लिया। इस किस्से का जिक्र खुद अनुपम खेर ने किया था। उन्होंने कहा था कि वो सोचने लगे कि निगाहें फिल्म में उनका अभिनय अभी तक का सबसे खराब अभिनय था, लेकिन जब एक डिस्ट्रीब्यूटर ने उन्हें विस्की की एक बोतल उपहार में दी और उनके काम की बहुत ज्यादा प्रशंसा की तो अनुपम खेर साहब चिंता में पड़ गए, यार मुझे तो अपना अभिनय खराब लग रहा है और डिस्ट्रीब्यूटर कह रहे हैं कि मैंने गजब का अभिनय कर दिया। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखवाई। अपना तीसरा सीन देखा तो वो बेहद निराश और शर्मसार हो गए। वो प्रार्थना करने लगे कि मेरे जो सांप थे इस फिल्म में वो इस फिल्म की स्क्रीनिंग में बाधा डाल दे। वो भगवान से विनती करने लगे कि भगवान कुछ ऐसा कर दो कि ये ट्रायल रुक जाए। अनुपम खेर साहब का काम इस फिल्म में लोगों ने ज्यादा पसंद नहीं किया। कुल मिलाकर निगाहें फिल्म सिनेमा पे कमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन आज भी जब ये फिल्म टीवी पर आती है तो लोग अक्सर इस फिल्म को देखना पसंद करते हैं। महाभारत सीरियल से फेमस हुए एक्टर नीतीश भारद्वाज, जिन्हें कृष्ण भगवान के नाम से लोग जानते हैं, उनके साथ मीनाक्षी ने एक फिल्म की थी। ये तब की बात है जब मीनाक्षी फिल्मों में बड़ी हीरोइन हुआ करती थी और नीतीश भारद्वाज इंडस्ट्री में नए नए थे। मीनाक्षी बहुत बड़ी स्टार थी उस जमाने में, उनके पास ढेर सारी फिल्मों की लाइन लगी हुई थी। वहीं नीतीश भारद्वाज की 1988 में एक्टिंग की दुनिया में एंट्री हुई थी। कृष्ण भगवान का किरदार करके सबके दिलों पर छा चुके थे। उसके 1 साल बाद ही नीतीश भारद्वाज को नाचे नागिन गली गली फिल्म मिल गई थी। इस फिल्म में मीनाक्षी शेषाद्री और महाभारत सीरियल में कृष्ण की भूमिका निभा चुके नीतीश भारद्वाज मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। फिल्म में दुश्मन से बचने के लिए प्रेमी नाग नागिन की जोड़ी बिछड़ जाती है और फिर शुरू होती है एक दूसरे को वापस पाने की कहानी। इस फिल्म को भी बहुत पसंद किया गया था। शेषनाग, नगीना और निगाहें फिल्म की सफलता के बाद इंडस्ट्री में सांपों पर आधारित फिल्मों को बनाने का ट्रेंड शुरू हो गया था। साल 1990 में इस टॉपिक पर एक और फिल्म बनी जिसका नाम था शेषनाग। इस फिल्म में
जितेंद्र, ऋषि कपूर, रेखा, माधवी और मंदाकिनी मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। वहीं इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था। इस फिल्म में भी सपेरे और नाग नागिन के बदले की कहानी को दिखाया गया था। इच्छाधारी नाग के रोल में जितेंद्र और नागिन के किरदार में रेखा ने हर किसी को प्रभावित किया था। ऋषि कपूर भोला और एक्टर डैनी ने तांत्रिक की भूमिका निभाई थी, जिसे दर्शकों ने बहुत पसंद भी किया था। इस फिल्म में जितना ज़्यादा पैसा खर्च किया गया था, उतना ये फिल्म कमाई नहीं कर पाई थी और ये एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। तुम मेरे हो। आमिर खान और जूही चावला की जोड़ी बहुत हिट जोड़ी मानी जाती थी। इसी वजह से तुम मेरे हो के निर्माताओं ने इस फिल्म में आमिर और जूही को कास्ट किया, शायद ये सोचकर कि उनकी पिछली फिल्मों की सफलता की तरह ये फिल्म भी बहुत बड़ी सफल होगी। लेकिन ये फिल्म एक बहुत बड़ी फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म में दिखाया गया था कि आमिर खान के पास कुछ दिव्य शक्ति होती है जो उसके बचपन से जुड़ी होती है। इस फिल्म को दर्शकों ने पसंद नहीं किया था। जूही चावला और आमिर खान ने कई सारी फिल्मों में एक साथ काम किया है और वो दोनों अच्छे दोस्त भी थे। लेकिन बाद में आमिर खान ने जूही के साथ एक ऐसा प्रैंक कर दिया जिससे जूही चावला ने उनसे दूरी बना ली। दरअसल फिल्म तुम मेरे हो के दौरान आमिर खान ने जूही चावला के हाथ में एक सांप पकड़ा दिया था और उनके करीब आने की कोशिश करने लगे। ये देख जूही चावला डर गई और सेट पर ही भागने लगी। आमिर खान तो यहाँ मजाक कर रहे थे, लेकिन जूही चावला इसे सीरियस ले गई और उन्होंने गुस्से में कई दिनों तक आमिर खान से बात नहीं की थी। ये फिल्म ताहिर हुसैन की एज अ डायरेक्टर पहली फिल्म थी और ये उनके डायरेक्शन में बनने वाली एकमात्र और आखिरी फिल्म थी। ये फिल्म आमिर खान की उनके पिता ताहिर हुसैन के साथ पहली फिल्म थी। इसके बाद आमिर खान ने अपने पिता के प्रोडक्शन में बनी फिल्म हम हैं रही प्यार के में साथ काम किया था। आमिर खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब भी उनसे फिल्म तुम मेरे हो का जिक्र किया जाता है तो वो खूब हंसते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एक बहुत खराब फिल्म थी और उन्होंने इस फिल्म में बहुत ही खराब अभिनय भी किया था। फिल्म तुम मेरे हो एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कुछ छोटे सेंटर्स पर इस फिल्म ने बहुत ही अच्छा बिजनेस किया था। दूध का कर्ज। फिल्म दूध का कर्ज एक ऐसी फिल्म है जिसमें दो भाइयों की अनोखी कहानी को दिखाया गया था। खास बात यह है कि इसमें एक भाई नाग है और दूसरा भाई जैकी श्रॉफ है। दरअसल फिल्म में जैकी श्रॉफ ने एक सपेरे के बेटे का रोल अदा किया है। अरुणा रानी ने जैकी की मां का किरदार निभाया है, जिसमें उन्होंने सभी को इम्प्रेस भी किया था। नीलम कोठारी इस फिल्म में हीरोइन के रूप में नजर आई थी। नाग पर बेस्ड सभी फिल्मों में दूध का कर्ज फिल्म की कहानी सबसे अलग थी। फिल्म में दूध का कर्ज में एक नाग अपने दूध का कर्ज चुकाने के लिए जैकी श्रॉफ के पिता की मौत का बदला लेने में जैकी श्रॉफ और अरुणा रानी की मदद करता है। फिल्म में जब पार्वती के हस्बैंड की मौत हो जाती है तो उसके पास बस उसका बेटा सूरज और एक सांप ही रह जाता है। जब उन दोनों को भूख लगती है तो पार्वती यानी कि अरुणा ईरानी अपनी ब्रेस्ट फीडिंग करते हुए अपने बेटे सूरज और सांप दोनों को दूध पिलाती है। ऐसा ये सीन इस फिल्म में दिखाया गया है, लेकिन इस सीन को करने के लिए अरुणा ईरानी ने मना कर दिया था। बाद में मेकर्स ने अरुणा ईरानी की जगह उनकी बॉडी डबल का इस्तेमाल करके ये ब्रेस्ट फीडिंग का जो सीन था वो फिल्माया था। फिल्म दूध का कर्ज हिंदी लैंग्वेज में बनी एक फैमिली एक्शन ड्रामा फिल्म थी जो 31 अगस्त साल 1990 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में जैकी श्रॉफ, नीलम कोठारी, अरुणा ईरानी, वर्षा उसगावंकर, अमरीश पुरी और प्रेम चोपड़ा जैसे दिग्गज कलाकारों ने काम किया था। दूध का कर्ज फिल्म की स्टोरी लाइन की अगर बात करें तो फिल्म में एक सपेरन पार्वती और उसकी फैमिली की कहानी को दिखाया गया है। फिल्म के मेन विलन अमरीश पुरी अपने साथियों के साथ मिलकर एक रात पार्वती के पति को चोरी के इल्जाम में फंसा देते हैं और उसे पीट पीट कर मार देते हैं। इसके बाद पार्वती अपने बेटे सूरज और एक पालतू सांप के साथ कसम खाती है कि वो अपने पति की मौत का बदला लेगी। इन सब में उनकी मदद करता है धर्मा लोहार, जो सूरज की देखभाल करता है और उसे लड़ने के काबिल बनाता है। सूरज बड़ा होकर कैसे अपने पिता की मौत का बदला लेता है, इस फिल्म में यही सब ड्रामा दिखाया गया है। सूरज यानी कि जैकी श्रॉफ के साथ साथ सांप का भी एक अहम रोल दिखाया गया है, जो दर्शकों को बहुत पसंद भी आया था। इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिव्यू मिले थे। इसके अलावा ऑडियंस को ये फिल्म बहुत पसंद आई थी। साथ ही फिल्म का म्यूजिक पॉपुलर होने की वजह से इस फिल्म को बहुत ज्यादा फायदा मिला था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी। साथ ही साल 1990 की रिलीज हुई जो टॉप 20 फिल्में थी, उनमें दूध का कर्ज का नाम भी शामिल होता है। साल 1991 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म में नाग नागिन की कहानी कम और बोल्ड सीन ज्यादा दिखाए गए थे। फिल्म में हीरो की भूमिका में मनोज कुमार साहब के पुत्र कुणाल गोस्वामी नजर आए थे।
साथ में कबीर बेदी जी ने भी इस फिल्म में एक रोल किया था। इनके अलावा फिल्म में मुनमुन सेन थी, सतीश कौशिक साहब थे और सुरेंद्र पाल, सारिका जैसे एक्टर नजर आए थे। इस फिल्म का निर्देशन जगमोहन मुंद्रा ने किया था, लेकिन ये फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। जानी दुश्मन साल 2002 में सिनेमाघरों में रिलीज ये फिल्म नाग नागिन की कहानी पर बेस्ड थी, जो राजकुमार कोहली द्वारा निर्देशित और निर्मित की गई थी और निर्देशक के रूप में राजकुमार कोहली साहब की ये आखिरी फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म में बहुत बड़े बड़े कलाकारों की टोली शामिल थी। तमाम बड़े सितारों ने बहुत ही रोचक और यादगार भूमिका निभाई थी। अरमान कोहली ने नाग का रोल प्ले किया था और मनीषा कोइराला ने नागिन का रोल प्ले किया था। जाने दुश्मन की कहानी भी पुरानी नाग नागिन की कहानियों की तरह ही थी, लेकिन इस फिल्म में नागिन मनीषा कोइराला की मौत हो जाती है और नाग उसकी मौत का बदला लेता है। ये फिल्म राजकुमार कोहली ने निर्देशित की थी। उनकी एक और फिल्म आई थी साल 1976 में, रीना रॉय, सुनील दत्त, जितेंद्र की जो फिल्म थी नागिन। उसी नागिन की कहानी को डेवलप करके जाने दुश्मन बनाई गई थी। नागिन फिल्म में नाग की मौत हो जाती है और नागिन बदला लेती है, लेकिन जाने दुश्मन में नागिन की मौत हो जाती है और नाग बदला लेता है। बाकी कहानी वही थी। पहली नागिन में भी 7-8 बड़े बड़े कलाकार थे और इसमें भी 7-8 बड़े बड़े कलाकार ले लिए थे। राजकुमार कोहली की एक और फिल्म आई थी जिसका नाम जानी दुश्मन था, जो एक भूत की कहानी पर बेस्ड फिल्म थी। तो उस फिल्म का नाम लिया गया और नागिन फिल्म की कहानी ली गई और दोनों को मिक्स करके साल 2002 में जाने दुश्मन फिल्म बना दी गई थी। ये फिल्म बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म थी। अक्सर लोग इसको टीवी पर, इंटरनेट पर देखना पसंद भी करते हैं, लेकिन सिनेमा पे जब ये फिल्म आई थी तो ये ज्यादा कमाल नहीं कर पाई थी और एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। फिल्म राम तेरी गंगा मैली के बाद इस फिल्म में एक्ट्रेस मंदाकिनी को एक नागिन के रूप में दिखाया गया था। इस फिल्म में उनके साथ राजीव कपूर थे, जो पहली फिल्म राम तेरी गंगा मैली में लीड एक्टर के तौर पर नजर आए थे। इन दोनों की पहली फिल्म जितनी बड़ी सुपरहिट साबित हुई थी, ये फिल्म उतनी ही बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। इस फिल्म में कहानी कम और नाग नागिन के बीच रोमांस ज्यादा दिखाया गया था, जो शायद दर्शकों को पसंद नहीं आया था। इस फिल्म की कहानी बाकी नाग नागिन की फिल्मों की तरह न होने के कारण भी ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी। नागमणि साल 1991 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सुमित सहगल नजर आए थे। नागमणि फिल्म ज्यादा चल नहीं पाई थी और एक फ्लॉप फिल्म का टैग इस फिल्म को मिल गया था। एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत भी बड़े पर्दे पर एक नागिन का किरदार निभा चुकी हैं। साल 2010 में रिलीज हुई फिल्म हिस में एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत ने इच्छाधारी नागिन का रोल प्ले किया है। हालांकि मल्लिका की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी थी।